साल 2018 में 2018 में असम के, मैं उन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं कहता हूं, जिसको पहले की सरकार बैकवर्ड कहती थी, मैं उनका ही जिक्र करना चाहता हूं। असम के बारपेटा जिले में सिर्फ 26% एलिमेंट्री स्कूलों में ही सही स्टूडेंट टू टीचर्स रेशियो था, ओनली 26%। आज उस डिस्ट्रिक्ट में 100% स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो आवश्यकता के अनुसार हो गया। बिहार के बेगूसराय जिले में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या ओनली 21% थी। बजट नहीं था, ऐसा नहीं था, बजट तो था, ओनली 21%। उसी प्रकार से यूपी के चंदौली जिले में ये 14% थी। आज दोनों जिलों में ये 100% हो चुकी है। इसी तरह बच्चों के 100% टीकाकरण के अभियान में भी कई जिले बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में 49% से बढ़कर 86%, तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 67% से बढ़कर 93% हम पहुंचे हैं। ऐसी ही सफलताओं को देखते हुए ही अब देश के हम फिर ये एक प्रयोग बहुत सफल रहा, ग्रास रूट लेवल पर परिवर्तन लाने का प्रयास सफल रहा। तो जैसे पहले हमने 100 करीब करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, अब हम एक स्टेज नीचे जाकर के 500 ब्लॉक्स, उनको हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया है और वहां हम बिल्कुल फोकस वे में तेजी से काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के 500 ब्लॉक्स, उसकी बेसिक बदलाव आएगा, मतलब देश के सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं। आपने कई कई दशक देखे हैं, दशकों से आप बिजनेस में हैं। भारत में बिजनेस का माहौल कैसा होना चाहिए, ये अक्सर आपकी विश लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कि हम 10 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं। एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। और अभी विनीत जी ने जनधन अकाउंट की चर्चा भी की। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। साथियों, हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर एक साथ काम किया। बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, ये हमारी स्ट्रेटेजी रही। 10 साल पहले ये तर्क दिया जाता था कि देश में बैंक ब्रांच नहीं है, तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। आज देश के करीब करीब हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था।
ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमईज के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं, बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक इकोनॉमिक टाइम्स ही बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले की खबरें छापता था। रिकॉर्ड एनपीएस पर चिंता जताने वाले एडिटोरियल छपते थे। आज आपके अखबार में क्या छप रहा है? अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। साथियों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदली है, ये सिस्टम बदला है, जिसके मूल में हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के पिलर्स कितने मजबूत हो रहे हैं। साथियों, बीते दशक में हमने फियर ऑफ बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला है। जीएसटी के कारण देश में जो सिंगल लार्ज मार्केट की व्यवस्था बनी है, उससे भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट घट रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमने सैकड़ों कंप्लायंसेस खत्म किए और अब जन विश्वास 2.0 से और भी कंप्लायंसेस को कम कर रहे हैं। समाज में, और ये मेरा कन्विक्शन है, सरकार का दखल और कम हो, इसके लिए सरकार एक डीरेगुलेशन कमीशन भी बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, आज के भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये परिवर्तन फ्यूचर की तैयारी से जुड़ा है। जब दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो भारत में गुलामी की जकड़न मजबूत होती जा रही थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान जहां दुनिया में नए नए इन्वेंशंस, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, तब भारत में लोकल इंडस्ट्री को नष्ट किया जा रहा था। भारत से रॉ मटेरियल बाहर ले जाया जा रहा था। आजादी के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली। जब दुनिया कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़ रही थी, तब भारत में कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का उतना लाभ भले ही भारत नहीं ले पाया, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बहुत अहम सहभागी मानती है। सरकार ने बहुत सारे नए सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, जैसे स्पेस सेक्टर।
आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस सेक्टर में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही ड्रोन सेक्टर कुछ समय पहले तक लोगों के लिए क्लोज था। आज इस सेक्टर में यूथ के लिए बहुत सारा स्कोप दिख रहा है। प्राइवेट फर्म्स के लिए कॉमर्शियल कोल माइनिंग का क्षेत्र खोला गया है। ऑक्शंस को प्राइवेट कंपनियों के लिए लिबरलाइज किया गया है। देश के रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट में हमारे प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें और एफिशिएंसी आए। हमारे इस बार के बजट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमने, यानी पहले कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हमने न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। साथियों, आज हमारी पॉलिटिक्स भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुकी है। अब भारत की जनता ने दो टूक कह दिया है, टिकेगा वही जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जमीन पर रिजल्ट लाकर दिखाएगा। सरकार को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, उसकी पहली आवश्यकता है। हमसे पहले जिन पर पॉलिसी मेकिंग का जिम्मा था, उनमें संवेदनशीलता शायद बहुत आखिर में नजर आती थी, इच्छा शक्ति भी बहुत आखिर में नजर आती थी। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को समझा, जोश और जुनून के साथ उन्हें सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाए। आज दुनिया की तमाम स्टडीज बताती है कि बीते दशक में जो बेसिक सुविधाएं देशवासियों को मिली है, जिस तरह वो एम्पावर हुए हैं, उसके कारण ही सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इतना बड़ा वर्ग नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बन गया। ये नियो मिडिल क्लास अब अपनी पहला टू व्हीलर, अपनी पहली कार, अपना पहला घर खरीदने के सपने देख रहा है। मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए इस वर्ष के बजट में भी हमने जीरो टैक्स की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया है। इस फैसले से पूरा मिडिल क्लास मजबूत होगा, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और बढ़ेगी। ये प्रोएक्टिव सरकार के साथ ही एक सेंसिटिव सरकार की वजह से ही संभव हो पाया। साथियों, विकसित भारत की असली नींव विश्वास है, ट्रस्ट है। हर देशवासी, हर सरकार, हर बिजनेस लीडर में ये एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से देशवासियों में विश्वास बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। हम इनोवेटर्स को भी एक ऐसे माहौल का विश्वास दे रहे हैं जिस पर वो अपने आइडियाज को इंक्यूबेट कर सकते हैं। हम बिजनेस को भी पॉलिसीज के स्टेबल और सपोर्टिव रहने का विश्वास दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ईटी की ये समिट
इस विश्वास को और मजबूती देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।